अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे केमिस्ट्री के 5th चैप्टर की एक्सरसाइज। हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का 5th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो गया था। सो आज हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे डिटेल के साथ। सबसे पहले अगर हम MCQs की बात करें तो फर्स्ट MCQs देखें, कह रहे हैं हाउ मैनी टाइम्स आर लिक्विड डेंसर दैन गैसेस। जो लिक्विड्स हैं वो गैसेस के कंपैरिजन में कितने गुना डेंसर्स होती हैं। तो बच्चे जब हमने ये टॉपिक किया था डेंसिटी वाला, उसमें हमने बताया था कि जो लिक्विड और सॉलिड्स हैं वो 1000 टाइम्स डेंसर होते हैं गैसेस के कंपैरिजन में। जी आगे देखिए, सेकंड MCQs कह रहे हैं गैसेस आर द लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर एंड देयर डेंसिटीज आर एक्सप्रेस्ड। ये भी डेंसिटी वाले टॉपिक में हमने किया था कि गैसेस की डेंसिटी को ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर में शो किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है और इसके लिए हम बड़ा यूनिट यूज़ करेंगे तो उसमें हम इसे प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इसके लिए हम छोटा यूनिट यूज़ करते हैं, यानी ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर, जबकि लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए हम ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर का यूनिट यूज़ करते हैं मोस्टली। नेक्स्ट थर्ड देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम एट फ्रीजिंग पॉइंट। जहाँ हमने फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी थी वहाँ पर हमने ये देखा था कि किसके साथ को एग्जिस्ट कर रही होती हैं, कौन सी दो चीज़ें को एग्जिस्ट करती हैं फ्रीजिंग पॉइंट पर, गैस या सॉलिड, लिक्विड और गैस, लिक्विड और सॉलिड या सब। बच्चे इसका ऑप्शन है सी, लिक्विड एंड सॉलिड्स। क्यों? क्योंकि फ्रीज़ होना है हमारे पास लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाना है, तो लिहाजा ये दोनों स्टेट्स होती हैं इक्विलिब्रियम पर को एग्जिस्ट करती हैं। गैस का तो इसमें कोई कंसर्न नहीं है। जी नेक्स्ट देखिए फोर्थ, विच वन फॉलोइंग मोशंस आर पोजेस्ड बाय सॉलिड पार्टिकल। कह रहे हैं कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनके पास कौन सी मोशन होती है, यानी वो कौन सी मोशन जो है वो पोजेस करते हैं। तो हमें पता है कोई प्रॉपर मोशन सॉलिड्स में नहीं होते, वो बज़ाहिर हमें मोशनलेस दिखाई देते हैं। उनमें एक ही मोशन होती है, वो होती है वाइब्रेशनल मोशन। जी नेक्स्ट फिफ्थ MCQs है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अमॉर्फस। इनमें से कौन सा है जो अमॉर्फस नहीं है। तो हमने जब अमॉर्फस की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने क्या देखा था कि अमॉर्फस सॉलिड वो सॉलिड्स हैं जिसमें पार्टिकल्स विदाउट एनी अरेंजमेंट कंबाइन करते हैं, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती, फेसिस, एजिस, एंगल बाकायदा कोई प्रॉपर नहीं होते। तो उनकी एग्जांपल में हमने पढ़ा था रबर, ग्लास, प्लास्टिक वगैरह। तो फर्स्ट 3 जो हैं ये तो इसमें नहीं आएंगे, तो इसका आंसर होगा ग्लूकोज। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर से रिलेटेड, कह रहे हैं 1 ATM जो है वो कितने पास्कल के इक्वल होता है। तो इसके लिए कोई बाकायदा कोई कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है, ये बस आपने याद करना है कि 1 ATM इज़ इक्वल टू 10, 13, 25 पास्कल। जी नेक्स्ट देखें 7 कह रहे हैं कि जब एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो कि लीव करते हैं सरफेस ऑफ द लिक्विड्स, उनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है। तो बच्चे जब हमने ये टॉपिक देखा था तो हमने कहा था कि वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी बढ़ती जाती है वो सरफेस की तरफ जाते हैं और फिर एक वक्त आता है उस सरफेस को भी छोड़ के वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है उनकी एनर्जी क्या होगी, वेरी हाई एनर्जी। विच वन फॉलोइंग गैस डिफ्यूज। अब ये 4 गैसेज इन्होंने बताई हुई हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, फ्लोरीन और क्लोरीन। कह रहे हैं कौन सी गैस जो है वो ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ करेगी। तो जब हमने डिफ्यूजन का टॉपिक पढ़ा था हमने कहा था डिफ्यूजन का जो रिलेशन है मॉलिक्यूलर मास के साथ वो इन्वर्स है। कोई गैस जितना ज़्यादा उसका मॉलिक्यूलर मास होगा वो उतनी स्लो डिफ्यूज़ करेगी। तो हमें पता है सबसे कम मॉलिक्यूलर मास जितनी भी गैसेस मौजूद हैं इसमें हाइड्रोजन का है, फिर हीलियम का है। तो फर्स्ट क्या है, सबसे जो तेज़ी से डिफ्यूज़ करेगी वो कौन सी है, हाइड्रोजन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट। कह रही हैं बॉइलिंग पॉइंट को कौन सी चीज़ अफेक्ट नहीं करती, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस करती हैं, नेचर ऑफ लिक्विड भी करता है, एक्सटर्नल प्रेशर भी अफेक्ट करता है। तो कौन सी चीज़ नहीं अफेक्ट करती, इनिशियल टेम्परेचर, स्टार्ट में जो टेम्परेचर था वो चीज़ अफेक्ट नहीं करती। डेंसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज। कहते हैं गैसेस की जो डेंसिटी है वो कैसे इंक्रीज़ करेगी। तो बच्चे पहला है टेम्परेचर इज़ इंक्रीज़, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसका मतलब है गैसेस का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम और डेंसिटी का तो इन्वर्स रिलेशन है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद वॉल्यूम इज़ केप्ट कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम को केप्ट कांस्टेंट रखेंगे तो फिर तो डेंसिटी से इसका कोई वो नहीं होगा, क्योंकि डेंसिटी के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है, ये भी नहीं हो सकता। बी वाला क्या है, प्रेशर इज इंक्रीज। जी ये इसका आंसर होगा कि जब प्रेशर इन्हेंस करेंगे तो मास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास आएंगे, उनका मास वॉल्यूम जो है वो कम होगा और वॉल्यूम के साथ इन्वर्स रिलेशन है डेंसिटी का, तो डेंसिटी इन्हेंस करेगी। 11 क्या कह रहे हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज। वेपर प्रेशर कैसे इंक्रीज़ करता है,
इंक्रीज़ ऑफ प्रेशर, इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल जी, बाय द इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर। हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर को इन्हेंस कर सकते हैं जी। तो बच्चे ये हमारे MCQs से। नेक्स्ट चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ डिफ्यूजन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। इसमें जस्ट आपने जो हमने पीछे डेफिनेशन की थी डिफ्यूजन की वो याद करनी है और साथ में एग्जांपल आपने कर लेनी है। जो हमने इंक वाला ड्रॉप जो था कि इंक के ड्रॉप को अगर हम वाटर में ऐड करें तो थोड़ी देर बाद जो सारा वाटर है वो ब्लो हो जाएगा। और डेफिनेशन भी आपको पता है कि ड्यू टू रैंडम कोलिजन मॉलिक्यूल्स कंबाइन एंड फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर। रैंडम कोलिजन होगी, मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, टकराएंगे एक दूसरे के साथ बार बार, और इसके रिजल्ट में क्या होगा, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की और वो होमोजेनियस मिक्सचर बना देंगे जी। तो ये आप लोगों ने याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्या है, डिफाइन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपने स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन करनी है जो अभी हमने पीछे लेक्चर में की थी जी। तो इसकी डेफिनेशन थी, इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स एट द सी लेवल। यानी सी लेवल पर जो मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जी। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। इसकी हम डेफिनेशन कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मर्करी कॉलम ऑफ 760 मिलीमीटर हाइट एट सी लेवल। यानी कि वो प्रेशर जो कि एक्सर्टेड किया जाता है किसके साथ, मर्करी का जो कॉलम है वो कितनी हाइट तक जो सी लेवल पे प्रेशर अप्लाई करता है, 760 मिलीमीटर मर्करी, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और आगे इसके ये जो डिफरेंट यूनिट्स हैं ये आप लोगों ने देख लेने। और जो सेकंड पोर्शन है इस क्वेश्चन का, वर्ड और इट्स यूनिट्स, तो पास्कल है, ATM है, मिलीमीटर मर्करी है, टॉर है, ये सारे के सारे इसके यूनिट्स हैं। और लास्ट पे वो कह रहे हैं हाउ इट इज़ रिलेटेड टू पास्कल, कि जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर पास्कल के साथ इसका क्या रिलेशन है। तो बच्चे 1 ATM इज़ इक्वल टू 10, 13, 25 पास्कल, जस्ट आपने इतना करना है। नेक्स्ट देखें, थर्ड क्वेश्चन है, कह रहे हैं वाई आर डेंसिटीज़ ऑफ गैसेज लोअर दैन लिक्विड। गैसेस की जो डेंसिटी है वो लिक्विड से कम क्यों होती है, क्यों? इसका ये सिंपल रीज़न है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होती हैं। वो जितना भी उन्हें वॉल्यूम अवेलेबल होता है सबका सब वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कवर कर लेते हैं। तो हमें पता है डेंसिटी का वॉल्यूम से रिलेशन इनवर्स है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होने की वजह से, बहुत ज़्यादा स्पेस कवर करने की वजह से, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कवर करने की वजह से और लोअर मास की वजह से गैसेस की डेंसिटी कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एज वेल एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। व्हाट डू यू मीन बाय एवेपोरेशन? एवेपोरेशन से क्या मुराद है और ये सरफेस एरिया से कैसे इफेक्ट होता है? सिंपल आपने एवेपोरेशन की डेफिनेशन करनी है। जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स उसको एवेपोरेशन कहते हैं। और सरफेस एरिया से कैसे, तो सरफेस एरिया से इसका डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज़्यादा किसी भी कंटेनर का या जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसका सरफेस एरिया होगा वहाँ से एवेपोरेशन उतनी ही ज़्यादा और ईजीली होगी। इसके लिए हम चाहे कि वो जो पिट्स वाली एग्जांपल है वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, डिफाइन द टर्म एलोट्रॉपी। ये बच्चे अभी हमने प्रीवियस लेक्चर किया कि जब कोई एलिमेंट जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाए लेकिन सेम फिज़िकल स्टेट में, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, एलोट्रॉपी है। और इसकी एग्जांपल है सल्फ़र है, फास्फोरस है, टिन है, ऑक्सीजन की 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म है, O2, O3, इनमें से कोई सी 2 आपने एग्जांपल्स कर लेनी है। नेक्स्ट द क्वेश्चन है, इन विच फॉर्म सल्फ़र एग्जिस्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस। कह रहे हैं कि जो सल्फ़र जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हमने पढ़ा था कि जो सल्फ़र का ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो कितना था, 96। तो 96 से ऊपर वो किस फॉर्म में मौजूद होता है, मोनोक्लिनिक फॉर्म में। तो आप कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर सल्फ़र मोनोक्लिनिक फॉर्म में मौजूद होता है। व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट? कह रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट और एवेपोरेशन का क्या रिलेशन है। तो जब बॉइलिंग पॉइंट पर बेसिकली तो ये कुछ इस तरह से है कि वो वाले लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है उनमें एवेपोरेशन क्या होती है, थोड़ी सी स्लो होती है, कम होती है। तो बच्चों ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने देख लेने हैं। ये सारे के सारे हमने डिस्कस किए हैं। डिफाइन बॉयल्स लॉ, इसमें आपने बॉयल्स लॉ वाला कंप्लीट करना है टॉपिक। नेक्स्ट है जी डिफाइन एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ वाला सारा टॉपिक लिखेंगे। व्हाट इज़ वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर वाला टॉपिक। देन बॉइलिंग पॉइंट वाला, उसके बाद डिफ्यूजन वाला टॉपिक, उसके बाद क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस। तो ये क्वेश्चन आपने देख लेंगे। अब जो मेन पॉइंट आज हमने कवर करना है वो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये देखेंगे हम। सबसे पहले बच्चे क्या कह रहे हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स। इन यूनिट्स को आपने कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं 8
50 मिलीमीटर मरकरी को आपने एटीएम में कन्वर्ट करना है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक एटीएम कितने मिलीमीटर मरकरी के बराबर है। ये होगा तो उसके बाद ही इसको इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए ज़रा, जो 1 एटीएम है ये इक्वल होता है 760 मिलीमीटर मरकरी के। जी, 1 एटीएम 760 मिलीमीटर मरकरी के बराबर होता है। तो 1 मिलीमीटर मरकरी कितने एटीएम के इक्वल होगा? 1 मिलीमीटर मरकरी जो है वो इक्वल होगा 1/76। जी, अब क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या कहा हुआ है? उन्होंने कहा हुआ है 850 मिलीमीटर मरकरी को आपने कन्वर्ट करना है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, 1/76 मल्टीप्लाई बाय 850, और जब आप ये पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.118 ATM। तो ये बच्चे हमारे पास आंसर है कि जो हमारे पास 850 मिलीमीटर मरकरी है वो इक्वल होता है 1.118 ATM के। नेक्स्ट देखें, बी पार्ट में वो हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास पास्कल को हमने कन्वर्ट करना है एटीएम में। तो हमारे पास 2,50,000 पास्कल है, इसको कन्वर्ट करना है एटीएम में। तो बिल्कुल जैसे हमने प्रीवियस किया है ये पार्ट, हमने पहले देखना है पास्कल और एटीएम का रिलेशन और फिर सिंपल हमने कन्वर्जेंस कर देनी है। देखें ज़रा, हमारे पास जो 1 एटीएम है वो इक्वल होता है 10, 13, 25 पास्कल के। अब ये इसके इक्वल है तो 1 पास्कल कितने एटीएम के होगा? बिल्कुल जैसे हमने पहले वाला किया है, 1/10, 13, 25 एटीएम के। अब क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या कहा है? उन्होंने कहा है 2,50,000 पास्कल को कन्वर्ट करना है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, 1/10, 13, 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2,50,000 के साथ, और इनको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा 2.02 ATM। तो ये हमारे पास क्या है? सेकंड का आंसर। जी, तो जो उसका सी पार्ट है उसमें वो कह रहे हैं आपने कन्वर्ट करना है 560 टॉर को सेंटीमीटर मरकरी में। अब ये करने से पहले बच्चे मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने जितने भी यूनिट्स देखे हैं पीछे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो उसमें हमने मिलीमीटर मरकरी को देखा है, टॉर को देखा है, पास्कल को देखा है, एटीएम को देखा है, हमने सेंटीमीटर मरकरी को नहीं किया। तो फिर हम सेंटीमीटर मरकरी की कन्वर्जन पहले मिलीमीटर के साथ इसको पता करेंगे कि मिलीमीटर मरकरी कितने सेंटीमीटर मरकरी के बराबर है। फिर हम जो टॉर है इसको इक्वल करके करेंगे कि कितने, जो एक टॉर कितने सेंटीमीटर मरकरी के बराबर है, और फिर हम इसका आंसर निकालेंगे। तो देखिए ज़रा। जी, तो बच्चे ये क्वेश्चन करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें पहले मिलीमीटर मरकरी का सेंटीमीटर मरकरी से कन्वर्जन करनी पड़ेगी। अब हमें पता है कि जो 760 टॉर है वो 760 मिलीमीटर मरकरी के इक्वल है, यानी 1 टॉर इज़ इक्वल टू 1 मिलीमीटर मरकरी, मगर हमें आंसर चाहिए सेंटीमीटर मरकरी का। तो अब हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कितने मिलीमीटर मरकरी जो है कितने सेंटीमीटर मरकरी के बराबर होते हैं। तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर मरकरी फिर किसके इक्वल होगा? 1/10 सेंटीमीटर मरकरी के। तो चूँकि 1 मिलीमीटर मरकरी इक्वल है 1 टॉर के, तो फिर टॉर में भी यही होगा कि 1 टॉर इज़ इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर मरकरी। तो यहाँ हमने 1 टॉर में सेंटीमीटर मरकरी नहीं निकालने बल्कि 560 टॉर में निकालने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 560 से, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा, ये 0 से कट जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 56 सेंटीमीटर मरकरी। तो ये बचे हमारे पास इसका जो है थर्ड पार्ट है। अब जो हमारे पास टी पार्ट है यानी लास्ट पार्ट है, उसमें वो कह रहे हैं 1.25 ATM को कन्वर्ट करना है पास्कल में। तो ये सिंपल हम देखेंगे कि हमें पता है 1 ATM कितने पास्कल की इक्वल होती है? 10, 13, 25। तो इसमें हमने जस्ट क्या करना है, 1.25 को मल्टीप्लाई कर देना है 10, 13, 25 के साथ। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा?
1266 56.25 225 पास्कल। तो ये तो बहुत ईजी है। तो ये बच्चे हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो सेकंड न्यूमेरिकल है, कह रहे हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स। कह रहे हैं कि पहला जो है हमारे पास ये डिग्री सेल्सियस में, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। सेकंड भी डिग्री सेल्सियस में, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। और जो थर्ड और फोर्थ हैं वो केल्विन में है, तो इनको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। यानी दो एक जैसे हैं, दो एक जैसे। मैं दोनों में से एक एक आपको करवाती हूँ, बाकी आपने खुद देख लेना। फर्स्ट देखें, कह रहे हैं 750 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो बच्चे ये बहुत ही ईजी है। आपको सबसे पहले तो यूनिट आना चाहिए जो हमने चैप्टर में सीखे थे। देखिए जी, हमने देखा था कि जो केल्विन, अगर हमने वैल्यूज़ को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में लेके जाना है तो हमें ये वाला फार्मूला करना पड़ता है याद। केल्विन इज़ इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। यानी उन्होंने हमें जो भी वैल्यू दी होगी उसको हमने 273 के साथ प्लस कर लेना है, तो हमारा आंसर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन्होंने फर्स्ट में यही कहा है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। कितने डिग्री सेल्सियस को? 750 को। तो आप जस्ट 750 में 273 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 273 प्लस 750 इज़ इक्वल टू 1023 केल्विन। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट है उसका आंसर है। जो सेकंड है उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि 150 को आपने कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो जस्ट उसमें आप क्या करेंगे 150 प्लस 273 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है। तो अगर आपने केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है स्टूडेंट, तो जस्ट जहाँ हमने प्लस किया वहाँ अब आपने माइनस कर देना है। यानी जो भी उन्होंने आपको वैल्यू दी होगी केल्विन में उसमें से आपने -273 कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 100 केल्विन है तो आपने 100 में से 273 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा -173। ये कुछ आप इस तरह से करेंगे। देखें ज़रा, डिग्री सेल्सियस में उन्होंने आपको दिया है केल्विन में, तो 100 केल्विन में है, तो इसमें आपने कर देना -273, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -173 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास फर्स्ट का आंसर है। इसी तरह आपने इसका भी सेकंड पार्ट कर लेना जी। तो ये थे हमारे जो दो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि गैस है एट 912 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हैज़ वॉल्यूम 450 क्यूबिक सेंटीमीटर। what will be its volume at 0.4 atm। जी, क्या कह रहे हैं कि गैस है जिसका प्रेशर क्या है, यानी P1 हमारे पास है 912, उसके बाद V1 है हमारे पास 450 और हमारे पास जो P2 है वो है 0.4। तो हमने फाइंड क्या करना है V2। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। बच्चे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आप लोगों ने देखा कि इसमें जो उन्होंने P1 दिया हुआ है उसका यूनिट उन्होंने दिया हुआ है मिलीमीटर मर्करी, लेकिन जो P2 दिया हुआ है उसका उन्होंने यूनिट दिया हुआ है ATM। तो सबसे पहला काम तो हमने ये करना है, दोनों के यूनिट करने हैं सेम, यानी ये जो मिलीमीटर मर्करी है इसको भी हम ATM में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसको ATM में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि ATM और मिलीमीटर का जो रिलेशन है वो आपस में क्या है जी। तो हमें पता है कि जो हमारे पास 1 ATM है वो इक्वल होता है 760 मिलीमीटर मरकरी में। तो यहाँ इन्होंने हमें मिलीमीटर मरकरी में दिया हुआ, हमने ATM में लेके जाना है। तो हमारे पास 1 मिलीमीटर मरकरी कितने ATM के बराबर होता है 1/760। तो फिर हम क्या करेंगे, जस्ट हमने जो 912 है इसको डिवाइड कर देना है 760 के साथ, या हम कहेंगे 1/760 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 912 के साथ, और हमारे पास आंसर आ जाएगा मिलीमीटर मरकरी में जो कि ATM में जो कि है 1.2
ATM। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया कि चूँकि दोनों प्रेशर जो P1 और P2 थे उनके यूनिट सिमिलर नहीं थे, उनको एक यूनिट में लेके जाना। पहला यूनिट हमारे पास मिलीमीटर मरकरी था, जबकि P2 ATM। हमने दोनों को ATM में कन्वर्ट करने के लिए पहले देखा कि 1 ATM जो है वो 760 मिलीमीटर मरकरी के इक्वल है, और 1 मिलीमीटर मरकरी 760 मिलीमीटर ATM के इक्वल है। तो फिर अगर हमने कन्वर्ट करना है जो हमारे पास इन्होंने दिया हुआ 912 को ATM में, तो हम जस्ट क्या कर देंगे, इसको 1/760 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1.2 ATM। तो अब हमारे पास P1 और P2 दोनों प्रेशर जो हैं वो सेम यूनिट में आ गए हैं, और V1 तो हमारा पहले ही अपने यूनिट में है सेंटीमीटर क्यूब में। अब जस्ट हम जो हमारे पास बॉयल्स लॉ था P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2, जस्ट उसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। V2 को एक साइड पर रहने देंगे और बाकी वैल्यूज़ को एक साइड पर ले जाएंगे और अपना सॉल्व करेंगे। देखें ज़रा 1.2 450 डिवाइडेड बाय 0.4, और बच्चे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 1350, और यूनिट है हमारे पास cm क्यूब। ये है हमारे पास V2 जो हमने फाइंड करना था। तो ये बच्चे हमारे तो बच्चे ये हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल था। अब फोर्थ देखें, कह रहे हैं अ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 800 क्यूबिक सेंटीमीटर एट 1 ATM, यानी V1 हमारे पास 800 है और P1 हमारे पास 1 ATM है। व्हाट विल बी इट्स प्रेशर इन मिलीमीटर मरकरी व्हेन इट इज़ अलाउड टू। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं बच्चे इस न्यूमेरिकल में, उन्होंने हमें V1 की वैल्यू भी दी है, V2 की भी। अब जो हमने पिछला न्यूमेरिकल किया उसमें हमने फाइंड किया था V2, लेकिन इसमें उन्होंने हमें V1 और V2 दोनों की वैल्यूज़ दी हुई है, P1 की भी दे दी हुई है। जस्ट हमने क्या फाइंड करना है, P2, और P2 फाइंड करने के लिए हम सेम वही यूनिट फार्मूला यूज़ करेंगे, P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। ये वैसा ही न्यूमेरिकल है जैसे ये वाला अभी हमने किया पिछला, लेकिन अब उन्होंने एक थोड़ा सा इसमें स्पेसिफाई कर दिया। उन्होंने कहा है P2 आपने फाइंड करना है मिलीमीटर मरकरी में। किस में फाइंड करना है, मिलीमीटर मरकरी में। तो फिर हम क्या करेंगे, जो P1 है जो उन्होंने हमें ATM में दिया हुआ है, इसको भी हम पहले किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिलीमीटर मरकरी में। तो सिंपल हमें पता होता है कि जो 1 ATM है वो 760 मिलीमीटर मरकरी के इक्वल है। तो यानी हमारा फिर जो P1 है वो 760 मिलीमीटर मरकरी है। अब जस्ट हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, किस तरह देखें ज़रा, P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। P2 को हम एक साइड पे रहने देंगे, बाकी सारी एक साइड पे ले जाएंगे, डिवाइडेड बाय V2। अब देखें ज़रा, P1 हमारे पास क्या है 760, V1 हमारे पास क्या है, V1 की वैल्यू है 800 और V2 की वैल्यू उन्होंने हमें क्या दी हुई है 1200। तो जस्ट हमने क्या की हैं, वैल्यूज़ पुट की हैं। पहले छोटी सी कन्वर्जन कर लिया, ये देखें P1 की, वो कैसे, उन्होंने हमें P1 की वैल्यू दी हुई है ATM में, हमें पता है 1 ATM इज़ इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो हमने जस्ट मिलीमीटर मरकरी में कन्वर्ट करना है, तो अब मज़ीद इसकी कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं। अब जो दूसरा आंसर भी आएगा वो हमारा मिलीमीटर मरकरी में ही आएगा। जब इसको हम करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा, इसको ज़रा करें कैलकुलेटर पे, 506 पॉइंट क्या है 6, और ये किस में आंसर है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और ये हमारे पास आया है P2। तो ये देखें बच्चे, इस तरह से हमारा ये जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ये भी सॉल्व हो गया है। मैं एक दफ़ा फिर से आपको बता दूंगी, जस्ट सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। बस क्या चीज़ है कि हमने पहले P1 जो है उन्होंने हमें ATM में दिया हुआ है, तो इसे हमने मिलीमीटर मरकरी में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट भी क्या करना है, जस्ट हमें पता है 1 ATM इज़ इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, तो हमने इसकी जगह 760 लिख दिया। बाकी सारी वैल्यूज़ उसी तरह हमने पुट की हैं, और हमारे पास हमारा आंसर किस में आ गया है, मिलीमीटर मरकरी। तो बच्चे आज के लिए इतने न्यूमेरिकल काफ़ी हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है 5th, उसमें चार्ल्स लॉ अप्लाई होगा, तो वो हम फिर कल देखेंगे। आज आपके लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।